दोस्तों, आज की इस मूवी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और सच में दोस्तों, इसकी कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होती है बच्चों के कैद खाने से, जहां खून के जुर्म में एक बच्चे को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। ये बच्चा अभी इतना छोटा है कि उसे सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि उसे खुद की उम्र तक का तकाजा नहीं है। तभी एक डॉक्टर ने जांच करके बताया कि इसके दूध के सभी दांत गिर चुके हैं, तो इसकी उम्र तकरीबन 12 साल की होगी। आज इस बच्चे की कोर्ट में पेशी है। बाहर देश के न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स तैयार खड़े हैं। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। तभी हथकड़ी पहने 12 साल के जैन को अंदर लाया जाता है, जिसे सरकारी वकील नदीम लेकर जाती है। आज जैन के माँ बाप सुहाग और सलीम को भी बुलाया गया है, जिसके बाद ये मुकदमा शुरू होता है। तभी जज जैन के माँ बाप से पूछता है कि आपको पता है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। सुहाग बोलती है, जी हाँ, जैन ने गलती की है जिसकी वजह से उसे जेल हो गई, और अब इसमें हमारा क्या लेना देना, दोबारा हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। जज बोलता है, आपके बेटे को खून के जुर्म में 5 साल की सजा हुई है और आपको ये कोई छोटी गलती लगती है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर जैन के माँ बाप चुप हो गए। फिर जज बोलता है, खैर आज यहाँ आपको किसी और मुकदमे के लिए बुलाया गया है। इतना कहकर वो जैन से पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है और यहाँ किस लिए खड़े हो। तो जैन कहता है, जी हाँ। जज पूछता है कि अच्छा तुम कितने साल के हो। जैन कहता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप से पूछ लीजिए। यहाँ जैन की वकील नदीम बताती है कि जैन के माँ बाप ने अपने किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। सरकारी नजरिए से देखें तो उनका अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह से ये सब बिना पेपर्स के यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला है कि जैन अभी तकरीबन 12 साल का है। इसके बाद जज जैन से पूछता है कि बताओ तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या आरोप हैं। यहाँ जैन अपनी नम आंखों से कहता है कि मुझे पैदा करना, और इसी के साथ ये कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम जैन को देखते हैं जो कई दवाइयों की दुकान पर घूम घूम कर अपनी माँ के लिए डॉक्टर की लिखी दवा खरीद रहा होता है। दुकानदार जब उसके माँ बाप के बारे में पूछते हैं तो जैन कहता है माँ का ऑपरेशन हुआ है, तो कभी कहता है उनका पैर टूटा है, तो किसी जगह कहता है कि बाबा को लकवा मार गया है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वहीं आगे हम देखते हैं कि उन सारी दवाइयों का जैन के माँ बाप चूरा बना रहे होते हैं, जो कि असल में ड्रग्स होता है। इसके बाद वो उसे पानी में मिलाते हैं और उनमें अच्छे से कपड़े डुबाकर उन्हें सुखा लेते हैं। जिसके बाद सुहाग उन कपड़ों को अपने बड़े बेटे इब्राहिम के पास लेकर जाती है, जो जेल में सजा काट रहा है, और फिर वो उन कपड़ों को जेल में बेचकर पैसे कमाते हैं। उन कपड़ों को पानी में निचोड़कर वहाँ के कैदी ड्रग्स का सेवन करते हैं, और इस काम को सुहाग इतनी सावधानी से करती है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड को भनक तक नहीं लगती। जैन भी छोटेपन से हर जगह अपनी माँ के साथ आता जाता है, लेकिन इंसान के हालात और तजुर्बे उम्र से पहले ही उसे बड़ा बना देते हैं। जैन अपने माँ बाप और 7 छोटे भाई बहनों के साथ असात नाम के मकान मालिक के घर में रहते हैं। देखने से पता चलता है कि कमरे की हालत बहुत बुरी है। घर की पाइप टूटी पड़ी है जिसमें से पानी निकलता रहता है। वहीं असात उन सभी से किराया तो नहीं लेता, लेकिन उसके बदले में वो उन बच्चों से अपनी दुकान के सारे छोटे बड़े काम फ्री में करवाता है। इन सभी भाई बहनों में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। जैन का पिता सलीम एक नंबर का नकारा है। वो सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता है। उधर जैन दिन भर असाद का काम करता है और घर आकर भी अपने भाई बहनों की देखभाल करता है। एक दिन सुबह उठकर जैन चादर में लगे लाल दाग को देखता है। उसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी दोपहर में जब वो सभी भाई बहन मिलकर सड़क के किनारे नींबू पानी बेच रहे होते हैं, तभी अचानक जैन की नजर उसकी बहन सहर के कपड़ों पर जाती है, जिसके पीछे खून का दाग लगा हुआ था। वो उसे चुपके से बाथरूम लेकर जाता है और सहर से बोलता है कि तुम्हें याद है तुम्हारी सहेली आलिया, जब उसकी माँ को ऐसे पता चला था तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था और कहीं जाने भी नहीं देती थी, जिसके बाद उसकी एक मोटे बूढ़े आदमी के साथ शादी करवा दी गई। अगर हमारी माँ को भी इस बारे में पता चला तो वो तुमसे छुटकारा पाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगी और असाद से शादी के नाम पर तुम्हें बेच देगी और हम तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ सहर कहती है कि असाद तो अच्छा है ना, उसने हमें अपने घर में रहने दिया और मुझे तो नूडल्स भी खाने को देता है। जैन कहता है, नहीं, वो एक बहुत ही बुरा आदमी है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। दरअसल जैन जानता है कि असाद की सहर पर गंदी नजर है, इसलिए अभी उन्हें ये बात माँ से छुपानी होगी। इसके बाद जैन उसके दाग लगे कपड़े धोता है
और अपनी बनियान उतारकर उसे अंदर की तरफ लपेट कर रखने को कहता है और फिर असाद की दुकान से 2 पैड्स अपने कपड़े में छुपाकर ले आता है। आते हुए रास्ते भर वो अपनी बहन को समझाता है कि ये कैसे इस्तेमाल करना है और कहता है कि बाद में इसे मुझे देना, मैं इसे कहीं फेंक आऊंगा। खैर, आगे हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे दिन भर सड़क पर असाद के लिए सामान बेचते हैं और रात होने पर सड़क के लफंगे लड़के शहर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। उस वक्त भी जैन अपनी बहन को बचाने के लिए अपने से बड़े लड़कों से लड़ाई करता है, जबकि उसके माँ बाप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी एक रात जैन अपने माँ बाबा से कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन उसका पिता सलीम इसके लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि अगर असाद को पता चला कि अब जैन उसके लिए काम नहीं कर सकता तो वो हमें कहीं घर से ना निकाल दे। पर जब सुहाग को पता चलता है कि स्कूल के बच्चों को खाना, कपड़े आदि सब चीजें मिलती हैं, तो उसने जैन का पक्ष लेते हुए कहा कि इसके बारे में मैं खुद असाद से बात करूंगी और वैसे भी जैन स्कूल से आकर रात के समय उसके यहाँ काम कर सकता है। वहीं जैन ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलता। अब असाद को जब ये बात पता चलती है तो वो नहीं मानता और जैन रोज की तरह असाद का काम करने लगता है, जिसके लिए उसे कभी पैसे नहीं मिलते। तभी एक शाम जब जैन घर पहुंचता है तो देखता है कि कोई वहां मुर्गियां लेकर आया है, जिससे उसके भाई बहन खेल रहे हैं। वो जल्दी से ऊपर जाता है जहां असाद और उसके पिता उसे बैठे हुए दिखते हैं। उनके पास में सहर भी सज धज कर बैठी होती है। ये सब देखकर जैन किचन में खड़ी अपनी माँ के पास जाकर गुस्से में कहता है कि तुम मुर्गियों के लिए सहर को बेच दोगी। उसकी माँ कहती है कि ऐसा करने से वो आगे के लिए हमारे घर का किराया माफ कर देगा, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। जैन ने गुस्से में कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जल्दी से यहाँ से दफा करो, नहीं तो मैं जाकर बोल दूंगा कि सहर उनके यहाँ नहीं जाएगी। अब बात बिगड़ न जाए इसलिए सुहाग जैन से कहती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता यहाँ कोई नाटक नहीं करना, पहले उन लोगों को जाने दो, हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही सहर जैन के पास आती है तो जैन गुस्से में उसके होठों पर लगी लिपस्टिक को पोंछकर कहता है कि ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है, लेकिन सहर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद जैन के मन में बस यही कश्मकश चलती रहती है कि वो कैसे अपनी बहन को इससे बचाए, क्योंकि उसके माँ बाबा ने पहले ही उसका सौदा कर दिया था। पूरी रात वो इसी बारे में सोचता रहता है और फिर अचानक सहर के कान में कहता है कि आज मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, तुम मेरे आने तक तैयार रहना और किसी को कुछ मत कहना। अब जैन शहर के रोज के पहनने वाले कपड़े एक पॉलिथीन में भरता है और कुछ पैसे माँ के पर्स से निकालने के साथ साथ असाद की दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें चोरी करके एक थैले में रखता है और कूड़ा फेंकने के बहाने उन्हें बाहर ले आता है और फौरन एक गाड़ी वाले से बात करता है। पैसे कम होने की वजह से वो अपनी बहन को गोद में बिठाने को बोलता है और फिर शहर को लाने घर की तरफ भागता है। लेकिन तब तक घर पर पता चल चुका था कि जैन शहर को भगाने वाला है, इसलिए सुहाग सलीम से कहती है कि भलाई इसी में है कि कुछ भी ऊंच नीच होने से पहले जल्दी से इस आफत को वहीं पहुंचा दिया जाए। वो ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी जैन वहां आ जाता है। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन दोनों की खूब पिटाई होती है और फिर सलीम बिना शादी के ही शहर को स्कूटर पर बैठाकर असाद के पास छोड़ने निकल जाता है। जैन गुस्से में लाल होते हुए अपनी माँ से कहता है, खुश हो ना अब तुम, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक मेरी बहन को उस हैवान के पास बेचकर। और इतना कहकर वो घर छोड़कर भाग जाता है और जिस गाड़ी वाले से उसने बात की थी उसी में जाकर बैठ जाता है। वो बार बार बस उसी थैले को निहारता रहता है जिसमें शहर के कपड़े रखे हुए थे। जैन बैठ तो गया था लेकिन उसे मंजिल का कोई अता पता नहीं था। तभी रास्ते के बीच में एक बुजुर्ग आदमी स्पाइडरमैन के कपड़े पहने उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और कुछ देर बाद एक मेले के सामने उतर जाता है। जैन भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। अब दिन के वक्त वहाँ भीड़ नहीं थी, इसलिए वो एक झूले पर जाकर बैठ जाता है और ऐसे ही रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब नींद खुलने पर उसे भूख लगती है तो वो उस थैले से ही कुछ निकालकर खाने लगता है और फिर खाली मेले में इधर उधर घूमने लगता है। उसे ऐसे घूमते ऊपर रेस्टोरेंट में काम करती हुई तानिया काफी देर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैन ऊपर आता है और यहाँ के मालिक के बारे में उससे पूछने लगता है। वो कहता है कि मुझे काम चाहिए। तानिया उसकी हालत देखकर समझ जाती है और उसे चाय बिस्किट खाने को देती है। इसके बाद वो फिर यहाँ वहाँ काम मांगने निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास के सभी पैसे पहले से ही खत्म हो चुके थे और उसे भूख भी लग रही थी। तभी जैन एक कांच के अंदर सजी खाने की चीजों को निहारने लगता है। ऊपर से तानिया उसे देखकर समझ जाती है कि शायद उसे किसी ने काम नहीं दिया। यहाँ हम देखते हैं कि तानिया पब्लिक टॉयलेट में बैठे लोगों को टिश्यू देने में मदद कर रही है। साथ ही वो सभी को बता रही
रही होती है कि आखिरी वाला टॉयलेट खराब है, उसमें कोई ना जाए। असल में उस आखिरी वाले टॉयलेट में उसका कुछ महीनों का बच्चा सोया हुआ था। वो रोज उसे यहाँ छुपाकर काम करती है क्योंकि उसके घर पर कोई उसकी देखरेख के लिए नहीं है। वो रोज उसे यहाँ छुपाकर ले आती है और ऐसे ही वापस लेकर जाती है। आज जब वो अपने बच्चे को छुपाकर ले जा रही होती है, तभी जैन उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे कुछ खाने को मांगने लगता है क्योंकि अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर एक छोटा बच्चा कब तक भूखा रह सकता है। और तानिया अब जैन को अपने साथ घर लेकर जाती है और उसे खाने को देती है और कहती है कि अब से जैन को उसके बच्चे के साथ घर पर रहकर उसका ख्याल रखना होगा, जिसके लिए जैन मान जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तानिया भी गैर कानूनी ढंग से नकली पेपर्स की बदौलत यहाँ रह रही है। अगले दिन काम करते हुए वो अपनी एक साथी महिला से कहती है कि मेरी नकली नागरिकता के कागज कुछ ही दिनों में आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। असलम नाम का दलाल उन्हें फिर से बनवाने के बदले पिछली बार से भी ज्यादा पैसे मांग रहा है। वो लेडी कहती है जो करना है जल्दी करो वरना पुलिस तुम्हें उठाकर ले जाएगी। खैर वहीं हम तानिया के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम योनस है और आज वो पूरा 1 साल का हुआ है, जिसकी वजह से तानिया किसी कस्टमर के बचे हुए केक को अच्छे से पैक करके चुपके से घर ले आती है और फिर तीनों मिलकर अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद तानिया जैन से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो जैन कहता है कि मेरे कई भाई बहन हैं, पर मुझे शहर की सबसे ज्यादा याद आती है। अब उसकी शादी हो चुकी है। यहाँ दोनों ही मायूस हो गए। दरअसल तानिया को अफ्रीका से यहाँ घरेलू काम के लिए लाया गया था। उसका असली नाम सैरा है। पिछली मालकिन के यहाँ उसने 6 साल तक काम किया और फिर उसे एक लड़के से प्यार हो गया। वो उसके साथ भाग गई, लेकिन जब उस लड़के को तानिया के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ दिया। अब ना तो वो पुरानी मालकिन के पास जाकर अपने कागज छुड़ा सकती है और ना नए कागज बनवाने के लिए उसके पास इतने पैसे हैं। वो इसी तरह काम करके और नकली पेपर्स के सहारे यहाँ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। वो भी अपने देश वापस जाना चाहती है। खैर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और क्योंकि जैन अपने भाई बहनों के बीच बड़ा हुआ था, इसलिए वो योनस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगता है। उसे समय पर दूध पिलाता है, उसे अपने साथ खिलाता है और जब तक तानिया वापस आती है दोनों बच्चे थक कर सो जाते हैं। अब इसी सब के बीच एक दिन असलम योनस को उठाकर ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि तानिया के नकली पेपर का टाइम पूरा हो चुका है। जब तानिया उसके पास अपने बच्चे को लेने जाती है तो वो कहता है कि इस बच्चे का तुम सौदा कर दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी आईडी और उसके पेपर्स का जुगाड़ कर दूंगा, और वैसे भी तुम तो अच्छे से इसकी देखरेख कर नहीं पाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। लेकिन हर माँ एक जैसी नहीं होती। तानिया हरगिज अपने बच्चे का सौदा करने को तैयार नहीं थी, इसलिए असलम उसे 7 दिन का और समय दे देता है। तानिया अपने बेटे को लेकर घर जाती है और फिर यहाँ वहाँ वो पैसे का अरेंजमेंट करने में लग जाती है, लेकिन उसे कोई फूटी कोड़ी भी नहीं देता। वो चाहकर भी पुलिस से मदद नहीं मांग सकती, नहीं तो असलम से पहले पुलिस उसके बेटे को उठाकर ले जाएगी और अनाथ आश्रम वालों को दे देगी। वो पैसे जुटाने में फिर से लग गई, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ जैन भी उसके घर में रहते रहते थक गया है। वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो कहीं जा भी नहीं पाता। तभी एक दिन तानिया की गैर मौजूदगी में वो उसके घर में पैसे टटोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब एक दिन जैन और योनस तानिया का इंतजार करते करते सो जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, लेकिन तानिया घर नहीं आती। सुबह जैन योनस को गोद में लेकर तानिया के काम करने वाली जगह पर जाता है। यहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि तानिया कल से काम पर नहीं आई है। वहाँ से उसे असलम का पता चलता है और जब वो असलम के पास जाकर पूछता है तो असलम समझ जाता है कि अगर तानिया गायब है तो पक्का उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा। यहाँ वो बहला फुसलाकर योनस को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन समझदार है। वो वहाँ से उसे ले जाता है। तभी उसे वहाँ रास्ते में एक छोटी लड़की मिलती है जो सड़क पर सामान बेचती है। उस लड़की को देखकर जैन को अपनी बहन शहर की याद आने लगती है। अब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं योनस को, जिसे जोरों की भूख लगी होती है। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, लेकिन घर पर एक पैसा नहीं है। मजबूरन जैन को पड़ोस के दूध पीते बच्चे की बोतल चुराकर लानी पड़ती है ताकि वो योनस की भूख शांत कर सके। उधर तानिया पुलिस की हिरासत में होती है, जो अपने छोटे बच्चे को याद करके बुरी तरह से रो रही है। दूसरी ओर सुबह
सुबह होने पर जेन थोड़े से बचे हुए दूध पाउडर में बर्फ मिलाकर खाता है और योनास को भी खिलाता है, क्योंकि घर में ना अन्न का दाना है ना पीने का पानी। धीरे धीरे जेन को लगने लगता है कि कहीं उसकी माँ अपने बच्चों को छोड़कर भाग तो नहीं गई। अब कहीं से कोई रास्ता ना दिखने पर बेचारा जेन घर में पड़े बर्तनों को बेचने निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे फिर से वही लड़की मिलती है जो सीरिया के रिफ्यूजीज के लिए सामान लेकर जा रही होती है। यहाँ वो जेन से कहती है कि असलम पैसे लेकर लोगों के पासपोर्ट बनाता है, मैं भी पासपोर्ट बनवाकर दूसरे शहर जाना चाहती हूँ। उसने बोला है वो मेरे लिए ऐसा कागज तैयार करवा देगा, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन उस बेचारी बच्ची को क्या पता था कि वो झूठा फरेबी असलम सिर्फ उससे अपना मतलब हल करवा रहा है। खैर, इधर जैन के पास राशन लेने के लिए भी कोई कागज नहीं था, लेकिन जैन जैसे तैसे झूठी कहानी बनाकर 2 दिन के राशन का इंतजाम कर लेता है। अब एक दिन अपनी जेब टटोलते हुए उसे वही दवाई का पर्चा मिलता है जिसके जरिए उसके माँ बाप ड्रग्स का काम करते थे। अब जैन को भी पैसे कमाने का बस यही एक रास्ता नजर आता है और वो भी इसी तरह से ड्रग बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर देता है। उससे 1-2 दिन तो उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर लोग उससे सामान लेना बंद कर देते हैं और जो कुछ लेते वो पैसे नहीं देते और कई बार तो वो नशे में धुत लोगों से मार भी खाता है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि मकान मालिक ने किराया ना चुकाने की वजह से उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। अब जो कुछ थोड़े बहुत पैसे जैन के पास थे वो उसी के अंदर थे। वो एक पत्थर उठाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करते देख पड़ोसी शोर मचा देते हैं, जिसकी वजह से जैन को वहाँ से भागना पड़ता है। अब थक हार कर वो हिम्मती बच्चा सड़क के किनारे सर पकड़कर बैठ जाता है। एक तो वो खुद अपनी जिंदगी से परेशान था और अब तो उसके ऊपर योनास की भी जिम्मेदारी आ गई थी। आखिरकार वो योनास को वहीं रोड पर ही छोड़ देता है, लेकिन बेचारा योनास, उसके पास भी तो सिर्फ जैन ही एक सहारा था। वो जैन को देखकर दौड़ते हुए उसी के पास आ जाता है। इसके बाद जैन वापस असलम के पास जाता है और यहाँ असलम उसे भरोसा दिलाता है कि वो योनास को एक अच्छे परिवार को सौंप देगा। उसके बदले वो जैन को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाकर अपनी आईडी ले आओ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवाकर जहाँ तुम कहोगे वहाँ भेज दूंगा। इसके बाद जैन वापस अपने घर आता है और अपने बाबा से गुस्से में आईडी प्रूफ मांगता है। सलीम कहता है कि उनके पास कोई कागज नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ रहते हैं, यहीं पैदा हुए हैं और एक दिन यहीं पर मर जाएंगे। इन कागजों के चक्कर में अस्पताल भी नहीं जा पाए। अस्पताल का नाम सुनकर जैन कहता है कि अस्पताल में कौन है, लेकिन इस बात का ना उसकी माँ के पास कोई जवाब था और ना ही उसके बाबा के पास। वो दोनों एकदम से खामोश हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। छोटी उम्र में माँ बनने की वजह से शहर की मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर जैन की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून उतर आया था। वो बस किसी तरह अब असाद को जान से मार देना चाहता था। वो फौरन चाकू लेकर असाद को मारने के लिए घर से निकल पड़ता है। पीछे पीछे सुहाग और सलीम उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और इसी जानलेवा हमले के जुर्म में जैन को पकड़ लिया जाता है। अब आज अदालत में पेशी होती है, जहाँ जज के पूछने पर असाद बताता है कि शादी के समय सहर 11 साल की थी और अगले 1 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई। जिसके बाद अचानक एक दिन उसको खून जाने लगा। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन एक दिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो किसी तरह उसे अस्पताल लेकर आया, मगर कोई भी सरकारी कागज न होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और अस्पताल के दरवाजे पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी। बाकी लड़कियों की भी तो शादी होती है, वो तो नहीं मरती। खैर, अब किस किस पर इसका दोष मढ़ा जाए। एक तरफ तो सभी इसके दोषी हैं और दूसरी तरफ इस सिस्टम के मारे हैं। जैन के माँ बाप अनपढ़, गरीब और लाचारी से ग्रस्त हैं। ये 2 वक्त की रोटी और सर पे छत इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। शायद अगर ईश्वर ने ये पेट ना बनाया होता तो गरीबों की आधी समस्या यहीं पर खत्म हो जाती। जैन के माँ बाबा को भी अपनी बेटी की मौत का उतना ही दुख है, पर ये दुख और तकलीफ तो उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वहीं हम देखते हैं कि उस जेल के कमरे में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग ठुसे हुए हैं। पीड़ित तो बहुत हैं, मगर सरकार हो या सिस्टम कोई असली जड़ पर काम नहीं करना चाहता। अपराधी को पकड़ना सब चाहते हैं, मगर अपराध होने से रोकना कोई नहीं चाहता। तानिया भी इसी जेल में कैद है, जिसे एक दिन वहाँ जैन नजर आता है। वो पीछे से आवाज देकर पूछती है कि योनास कहाँ है। उसे लगा था कि अभी तक जैन उसके साथ ही होगा, लेकिन उसे यहाँ देखकर वो अपना आपा खो देती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद जैन पुलिस को असलम का पता बता देती है, साथ ही वो उसके सारे धंधों के बारे में भी पुलिस को बता देती है। जिसके बाद पुलिस जाकर असलम को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उसके अड्डे से उन्हें कई लोग मिलते हैं, जिन्हें गैर कानूनी ढंग से वो आसपास के दूसरे देश में भेजता है, जिनकी वो तस्करी करता है। पुलिस को योनास भी वहीं मिल जाता है। वो उसे तानिया को सौंप देते हैं और फिर
फिर उन दोनों को वापस अपने देश रवाना कर दिया जाता है। एक दिन जेन की माँ उससे मिलने जेल में आती हैं और कहती हैं कि मुझे भी अपनी बेटी के जाने का दुख है, लेकिन खुदा ने एक बार फिर हमें एक और बच्चे से नवाजा है। जब तक तुम्हारी सजा खत्म होगी तब तक वो चलने फिरने भी लगेगा। मैंने तय कर लिया है कि अगर वो लड़की हुई तो उसका नाम सहर रखूंगी। ये सुनकर अब जेन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपने माँ बाप और इस जिंदगी से इस कदर खफा है कि उनसे बात तक करना उसे फिजूल लगता है। तभी एक दिन वो जेल में लगी टीवी पर एक शो देखता है जहाँ बच्चे अपनी आप बीती बता रहे होते हैं और उनके ऊपर हुए जुल्म की सुनवाई भी होती है। अब कहीं से रोशनी की किरण न दिखने पर जैन उस टीवी पर दिए लाइव शो पर फोन करता है और कहता है कि मैं जैन हूँ और जेल से बोल रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप के ऊपर मुकदमा करना चाहता हूँ। उसके मुंह से ये खबर सुनकर जेल के अंदर के साथ साथ बाहर की दुनिया भी इस खबर से पूरी तरह से हिल जाती है। रिपोर्टर कहता है, कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी बड़े मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर वो बच्चों को पाल नहीं सकते, उन्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, तो उन्हें पैदा करने का भी कोई हक नहीं है। मैं क्या सुनते और देखते हुए बड़ा हो रहा हूँ कि लोग मुझे गाली देते हैं। मुझे नाम से नहीं बल्कि हर जगह गाली से बुलाया जाता है। मैं मार खाता हूँ। वो कहते हैं कि मेरी औकात उनके जूते जितनी भी नहीं है। मैं उनके लिए घर के बाहर पड़े जूते चप्पल पोंछने वाले पायदान जैसा हूँ। मैं नरक में जी रहा हूँ। ये सब झेलते झेलते मेरा दिमाग और शरीर अब सड़ने लगा है। मुझे ऐसा ही जीवन मिला है। मैं भी बड़ा होकर अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। लोगों से अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता हूँ, मगर ना मेरी किस्मत और ना ही खुदा को इसकी मंजूरी है। उसकी इन सब बातों से सभी का दिल रो पड़ता है और फिर आखिरकार सरकार की तरफ से नदीम को उसका केस लड़ने के लिए भेजा जाता है और फिर कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। जैन कहता है कि मेरी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी कल मेरी ही तरह बनेगा। यही नरक की आग में भूखा प्यासा दुनिया की मार खाते हुए झुलसता हुआ घूमेगा। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप और बच्चे पैदा ना करें। उसकी इन सब बातों ने अदालत में मौजूद सभी लोगों को खामोश खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। उसकी दर्द भरी कहानी और समझदारी ने सबका दिल झकझोर कर रख दिया था। उसके मुंह से ये सच सुनकर जज भी उसकी सजा कम करने पर मजबूर हो गया। जैन ने अपनी हिम्मत से पूरी आवाम को उसे एक पहचान दिलाने के लिए मजबूर कर दिया और आखिरकार उसे अपना पहचान पत्र मिल गया। काफी लंबे समय के बाद हमें उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान दिखती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही शानदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।